हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। लास्ट क्लास में हमने आपके एक छोटा सा टॉपिक डिस्कशन किया था, व्युत्क्रमणीय अवयव, और एक सवाल था हमने कर लिया था। आज हमारी जो क्लास होने वाली वो होने वाली आपके विविध में दो उदाहरण दे रखे, छोटे छोटे दो उदाहरण है, उदाहरण नंबर 23 और उदाहरण नंबर 24। 23 आपको दिखाई दे रहा होगा, उसको आप पढ़ें और इजी वे में इसको सिद्ध कर देंगे। किताब वाली भाषा के ऊपर आप बिल्कुल भी ना जाए। सवाल ने क्या बोला है, यदि ए तथा बी समान कोटि के सममित अवयव है। अब जैसे ही सममित और विषम सममित नाम आता है तो आपको डायरेक्ट एक कनेक्शन बनाना है। सममित अवयव होता है कि ए डैश ए के बराबर होना चाहिए और बी डैश बी के बराबर होना चाहिए, तब है सममित। और विषम सममित कब होता है, जब ए डैश माइनस ए के बराबर हो और बी डैश क्या हो, माइनस बी के बराबर, तब होता है विषम सममित। यहां दोनों ही बातें आपको सममित दे रखी। दर्शाइए कि ए बी सममित है। आपको सिद्ध करना है कि ए बी क्या है, सममित है। और ए बी सममित है, इसका मतलब ए बी का जो डैश है वो ए बी के बराबर होना चाहिए। यदि और केवल यदि ए तथा बी क्रम विनिमय अर्थात ए बी बराबर क्या है, बी। हमेशा ए बी और बी क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। यहां बोला है अगर ये क्रम विनिमय है तभी आप कर सकते हो। ध्यान देना सब जो बातें आपको पहले दे रखी है उनको लिखने का प्रयास करें। आप आंसर में लिखेंगे कि दिया है। अब दिया हुआ क्या है कि ए तथा बी सममित अवयव है। ए तथा बी सममित अवयव है। और अगर ये सममित अवयव है तो मैं 100% कंफर्म हूं कि ये जो ए डैश है वो ए के बराबर है और ये जो बी डैश है वो किसके बराबर है, बी के बराबर है। ये बात आप ध्यान रखना। अगर कोई भी सममित है तो उसका डैश उसी के बराबर होता है, और विषम सममित है तो उसका डैश उसके नेगेटिव के बराबर होता है। ये बातें हमने खूब सारे डिस्कशन किए प्रश्नावली 3.3 के अंदर, खूब सारे सवाल किए। अब तो आपके एकदम चीजें दिमाग में छप जानी चाहिए, भूलने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। दोनों सममित हमने ये लिख दिया। सिद्ध करना क्या बोला, हम लिखेंगे सिद्ध करना। क्या बोला है, सिद्ध करना। सिद्ध करना बोला है कि ए बी एक सममित अवयव है। ए बी एक सममित अवयव है। ए बी एक सममित अवयव है। अगर सममित अवयव है तो इस ए बी का जो डैश आएगा, इस ए बी का जो डैश आएगा वो किसके बराबर होना चाहिए साहब, ए बी के बराबर होना चाहिए। ए बी का जो डैश आएगा वो किसके बराबर होना चाहिए साहब, ए बी के बराबर होना चाहिए। है कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आपको होनी चाहिए। अब इसकी उपपत्ति लिखते हैं जिसको आप प्रूफ बोलेंगे। भाई प्रूफ तो देना पड़ेगा ना, क्यों है तो मैं प्रूफ लिख रहा हूं, ठीक है। आप दोनों वर्ड से समझ आए। पहले तो ये बात सिद्ध करते हैं कि ये ए बी और बी ए बराबर है, यानी इनको लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ए बी और बी ए बराबर है तो मैं ले लेता हूं ए बी का डैश लेता हूं। क्या लेता हूं साहब, ए बी का डैश लेता हूं। क्या लेता हूं साहब, ए बी का डैश लेता हूं। ध्यान देना साहब इधर। अब जब ए बी का डैश लेंगे, मैं पहले सिद्ध करवा दूं, चलो प्रूफ में देखो, ध्यान देना इधर। पहले ये सिद्ध करते हैं। आपके पास ए बी दे रखा है, आप ए बी का जब डैश लेंगे, ए बी का डैश लेंगे तो ए बी का डैश हमेशा किस डैश के बराबर होता है, बी डैश और ए डैश। होता है या नहीं होता? ए बी का डैश बी डैश ए डैश के बराबर होता है, बिल्कुल सर। फिर आप लिखेंगे जो ए बी का डैश है वो बराबर बी डैश को, किसको, बी डैश को मैं क्या लिख सकता हूं, बी लिख सकता हूं। बी डैश को मैं क्या लिख सकता हूं, बी लिख सकता हूं। और ए डैश को मैं क्या लिख सकता हूं, ए लिख सकता हूं, ठीक है। अब मेरे पास जो शर्त बोली है उसके हिसाब से हो जाएगा कि जो ए बी का डैश है वो ए बी और बी ए बराबर है, तो बी ए को मैं क्या लिख सकता हूं, ए बी लिख सकता हूं। और अगर मेरा ए बी डैश बी ए बी के बराबर है तो आप कह सकते हैं अतः ए बी एक सममित अवयव है। ए बी एक सममित अवयव है। मुझे नहीं लगता कोई समस्या आपको होनी चाहिए। बोलो सब। अरे बोलो, कोई समस्या है क्या? कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। ये हमने सिद्ध कर दी, क्योंकि बोला उसने कि बी ए और ए बी दोनों आपस में क्या है, बराबर। ये तभी संभव है जब ये बराबर होने चाहिए। क्यों? अभी तक हम कभी भी बी ए को ए बी नहीं लिख रहे थे। क्यों? क्योंकि जो गुणन नियम होता है वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। तो हमने ए बी का डैश लिया तो बी डैश ए डैश के बराबर होता है। ये बात हमने सीख रखी है।
ये आपका एक वो अवयव के परिवर्त में गुणधर्म है उसका। और बी डैश को मैं बी लिख सकता हूँ, बी डैश को मैं बी लिख सकता हूँ, और ए डैश को मैं ए लिख सकता हूँ। अब मेरा ए बी का जो डैश है वो तो ए बी के बराबर आना चाहिए, ना कि बी ए के बराबर, वरना बात उल्टी हो जाएगी। तो उसने कहा ये चीज तभी संभव है जब आपका ए बी और बी ए खुद क्या हो, बराबर हो। तो मैं इस बी ए की जगह क्या लिख सकता हूँ, ए बी लिख सकता हूँ। और अगर मेरा ए बी का डैश इस ए बी के बराबर है तो मैं कह सकता हूँ कि जो आपको ए बी दिया गया वो एक सममित अवयव है। अगर ये माइनस के बराबर होता तो मैं कह सकता था ये किसके इक्वल होगा, विषम सममित अवयव के बराबर होगा। उम्मीद है ये उदाहरण आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। ये बात भी आपको दे रखी है कि ये चीज तो ठीक है, ये ए बी सममित तभी हो सकता है जब ए बी और बी आपस में क्रम विनिमय नियम का क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। हमें अभी तक कोई क्रम विनिमय नियम का पालन हमने नहीं करवाया था, ये करते भी नहीं, क्यों ए बी और बी हमेशा ही अलग अलग आ रहा था। लेकिन अगर आपको इस ए बी को सममित अवयव सिद्ध करना है तो इस बी ए को आप ए बी लिख सकते हो। ये तभी पॉसिबल है जब ये ए बी और बी आपस में क्या हो, बराबर हो, तभी आप ए बी को सममित अवयव सिद्ध कर सकते हो, वरना आप ए बी को सममित अवयव सिद्ध नहीं कर सकते। इस बात को ध्यान रखना, जब भी सममित और विषम सममित अवयव सिद्ध करना हो हमेशा ही डैश लिया जाता है। जिस चीज को भी आपको सिद्ध करना हो उसका हमेशा डैश लेना हो जाएगा। उम्मीद है उदाहरण नंबर 23 आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। अब एक उदाहरण नंबर 24 और बचा लास्ट, 2 ही उदाहरण हम आज इस क्लास में करेंगे और नेक्स्ट क्लास जो कि वो हमारी विविध प्रश्नावली की होने वाली 2 क्लासों में खत्म कर लेंगे। मिलते हैं अगली स्लाइड में एग्जाम्पल नंबर 24 का सोल्यूशन लेकर। अब देखो एग्जाम्पल नंबर करते हैं 24 और एग्जाम्पल नंबर 24 ने आपको क्या बोला है, मान लीजिए कि आपको ए अवयव दे रखा है, एक बी दे रखा है, एक दे रखा है सी, एक एस अवयव, सब 2-2 कोटि के ध्यान रखना, 2x2 कोटि के। डी ज्ञात करना, एक अवयव पूरे डी ज्ञात करना, जिसके लिए शर्त होनी चाहिए कि सी को डी से गुणा करो माइनस ए बी बराबर 0। तो मुझे एक डी अवयव मानना पड़ेगा। मैं डी अवयव 2x2 कोटि का मानूंगा क्योंकि तीनों ही 2x2 कोटि के हैं, तो डी भी मुझे क्या मानना पड़ेगा, 2x2 कोटि का मानना पड़ेगा। आप लिखेंगे माना अवयव डी बराबर, माना अवयव डी बराबर ए बी सी और क्या मान लो, डी मान लो। ये हमने डी अवयव मान लिया। अगर मेरे पास ए का मान आ गया, बी का आ गया, सी का आ गया, डी का आ गया, तो अगर मेरे पास ये चारों मान आ जाएंगे तो मेरे पास अवयव बी भी आ जाएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अब एक शर्त जो आपको दी गई उसको लिखो, दी गई शर्त में सारे मान रखेंगे तो हो जाएगा काम। आप लिखेंगे दिया गया है कि सी डी माइनस ए बी बराबर क्या है, 0। 0 मतलब शून्य अवयव है, ध्यान रखना। प्रत्येक अवयव क्या होना चाहिए, इसके अंदर 0 होना चाहिए। जो जो मान इसमें रिक्वायरमेंट है सारा मान रखो। मैं इधर कर रहा हूं काम, ठीक है। पहला काम है सी का, सी का मान हो रहा देखो साइड में, वहां सी है 2, 3, 5 और ये 8, ठीक है सर। डी की बोला, डी का मतलब ये हो गया ए सी बी और डी माइनस ए का मान ये रहा, ए का मान है 2, 3, माइनस 1 और 4। फिर बोला है बी, बी का मान वो रहा 5, 7, 2 और ये हो गया 4 बराबर ओ यानी कि 0 0 0 0 0 और 0। अगर सब 2-2 कोटि के हैं तो 0 भी आपको 2x2 कोटि के लेना, बराबर लेना। हमने जो शर्त दे रखी थी दिया गया उसके अंदर सी का मान रखा, फिर सी को डी से गुणा करो, फिर माइनस की जगह माइनस ए का मान रखा, ये रहा। फिर हमने बी का मान रखा, ये रहा आपके पास, और बराबर 0 तो है ही। अब इनको गुणा करवाना, पहले गुणा होगा ही, तो गुणा होगा तो होगा कैसे, देखो ध्यान दो। 2 को ए से गुणा करोगे तो 2a, फिर प्लस 5 को सी से गुणा करोगे तो 5c, 3 को ए से गुणा करोगे तो 3a, और 8 को सी से गुणा करोगे तो प्लस का 8c, 2 को बी से गुणा करोगे तो 2b, प्लस 5 को डी से गुणा करोगे तो 5d, ठीक है सर। 3 को बी से गुणा करोगे तो 3b, प्लस 8 को डी से गुणा करोगे तो 8d। ये हमने इसको गुणा करवा दिया, माइनस इनको भी गुणा करवाओ। 2 को 5 से गुणा करवाओगे तो 10, प्लस माइनस 1 को 7 से गुणा करवाओगे तो माइनस का 7, 3 को 5 से गुणा करवाओगे 15, प्लस 7 को 4 से गुणा करवाओगे 28। 7 चौक 28 होता है, बिल्कुल 28 होता है सर। 1 मिनट, 7 चौक हो गया 28। 2 को 2 से गुणा करवाओगे 4, प्लस माइनस 1 को 4 से गुणा करवाओगे माइनस का 1, 3 को 2 से गुणा करवाओगे 6, सही है ना, और 4 को 4 से गुणा करवाओगे प्लस का 16 बराबर 0 0 0 और 0। सोल्व कर दो इनको, सोल्व करोगे तो ये बनेगा 2a प्लस का 5c
ये बनेगा 3a प्लस का 8c, ये बनेगा 2b प्लस 5d, और ये बनेगा 3b प्लस का 8d। जैसा था वैसा लिख दिया माइनस। अब इनको घटाओ, देखो 10 में से 7 जाएगा, इतना बचेगा 3, 15 और 28 कितना हो जाएगा 43, 43 हो जाएगा, 4 में से 4 गया 0, और ये कितना हो गया 22, और बराबर हो गया 0 0 0 और 0। सोल्व कर दो, थोड़ा सा सोल्व करोगे तो घट जाएगा, तो घटेगा तो ऐसे बनेगा ये 2a प्लस 5c में से कितना घट जाएगा 3 घट जाएगा, और 3a प्लस 8c में से कितना घट जाएगा 43 घट जाएगा, और इसमें से 0 घटेगा तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ये बनेगा 2b प्लस का 5d, और इसमें से 22 घट जाएगा, तो 3b प्लस का 8d माइनस का 22, ठीक है, और बराबर में हो जाएगा 0 0 0 और 0। मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आपको यहाँ तक होनी चाहिए। सब देखो एक बार यहाँ तक कोई है क्या प्रॉब्लम? ठीक है, ये हमने कर दिया इसको सॉल्यूशन अभी तक। अब अवयवों की क्या करनी है, तुलना, क्योंकि बराबर है तो आप लिखेंगे अवयवों की तुलना करने पर, अवयवों की तुलना करने पर। और जब आप अवयवों की तुलना करेंगे तो आपके पास 3 समीकरण बनेंगे। इसको 0 के बराबर करोगे तो 2a प्लस का 5c माइनस 3 बराबर 0, और इसको जब मैं सोल्व करूंगा तो इसको वैसा लिख सकता हूँ 2a प्लस का 5c बराबर 3, समीकरण संख्या 1। भाई माइनस का 3 उधर भेज गया, प्लस का 3। अगला ये 0 के बराबर हो जाएगा तो 2a 2b प्लस 5d बराबर 0, समीकरण संख्या 2। केवल कैलकुलेशन होगी 10वीं क्लास के, अब कुछ भी नहीं इसके बाद। और इसको 0 के बराबर करो तो 3a प्लस का 8c है ना, 1 मिनट, 8c माइनस 43 बराबर 0। थोड़ा इसको आगे सोल्व करो, आगे सोल्व करोगे तो ये बनेगा 3c प्लस का 8c माइनस का 43 उधर जाएगा, प्लस का 43, समीकरण संख्या कितना 3। समीकरण संख्या कितना आ गया आपके पास 3 आ गया। अगला इसको 0 के बराबर करोगे, दिया आएगा 3b प्लस का 8d माइनस का 22 बराबर 0, और आगे बढ़ाएंगे दिया आ जाएगा आपके पास 3b प्लस 8d बराबर क्या आ जाएगा 22, समीकरण संख्या क्या आएगा 4। ये हमने कर दिया समीकरण संख्या 4 तक। देखो आप एक बार इसको देखो, अब बन गए समीकरण आपके। और समीकरण बनने के बाद अब आपको विलोपन विधि लगानी, लेकिन विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि कुछ भी लगाओ, लेकिन उसके लिए आपको काम ये करना पड़ेगा कि उसके गुणांक वगैरह समान होने चाहिए। तो मैं काम करता हूं कि मुझे अगर सपोज देर समीकरण 1 और 3 को आप ध्यान से देखो, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 3 है, क्योंकि मैं ए और सी से कुछ ना कुछ काट दूंगा। मुझे 1 का विलोप करना है तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि मुझे समीकरण 1 को देखो, मैं लिख रहा हूं समीकरण 1 को 3 से गुणा वे, समीकरण 1 को 3 से गुणा वे समीकरण 3 को 2 से गुणा करके घटाने पर। समझना, समीकरण 1 को 3 से गुणा करना और समीकरण जो 2 है उस समीकरण 3 को 2 से गुणा करना, घटाना। देखो समीकरण 1 को पहले 3 से गुणा करो, 3 से गुणा करोगे तो ये बनेगा 6a, हाँ या ना, प्लस ये बनेगा 15c और बराबर बन जाएगा 3 से गुणा करने पर 9। और समीकरण 3 को मैंने 2 से गुणा करवाया, तो देखो इसको मैंने ध्यान रखना, इसको गुणा करवाया 3 से और इसको गुणा करवाया किससे 2 से, ठीक है, a को समान बनाने के लिए। ये 2 से गुणा होगा तो ये 6 हो जाएगा, 6a प्लस ये कितना हो जाएगा 24c, और 2 से करवाया है क्या, 2 से करवाया तो 8 दूनी 16, 16c बराबर 43 को 2 से गुणा करो कितना बनेगा 86, कितना बनेगा 86 बन जाएगा। और घटाने को बोला है तो घटाने वक्त ये चिन्ह माइनस, ये भी चिन्ह माइनस और ये भी चिन्ह माइनस, और घटाओगे तो 6a से 6a कैंसिल हो जाएगा और माइनस का 16c में से 15c जाएगा तो माइनस का c बचेगा बराबर, और माइनस 86 में से 9 जाएगा तो माइनस का 77 बचेगा, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और c का मान कितना आ गया साहब 77। c का मान कितना आ गया साहब 77। उम्मीद है यहाँ कोई दिक्कत आपको नहीं आई होगी। c आपके पास आ गया 77। बोलो साहब c 77 आ गया जी। c का मान जो आया
वो चाहे आप यहाँ रखें चाहे यहाँ रखें, आपके पास a का मान आ जाएगा। तो आप लिखेंगे c बराबर 77। समीकरण 1 में रखने पर केवल गुणा भाग है साहब, और कुछ भी नहीं है। और समीकरण 1 लिखें। समीकरण 1 है आपके पास 2a प्लस 5c बराबर 3, वो रहा समीकरण 1। तो देखो यहाँ 2a की जगह तो 2a रहेगा, प्लस 5 गुणा c का मान कितना बेटा 77 बराबर कितना 3। तो ये बनेगा 2a प्लस, गुणा करो 7 को 5 से गुणा करोगे 7 पंजे 35, हासिल कितने गए 3, 7 पंजे 35 और 3 कितने हो गए 38 बराबर हो गया 3। यहाँ से 2a का मान आ जाएगा 3, प्लस का उधर जाएगा माइनस का 385। तो 2a बराबर ये कितना बचेगा माइनस का 382 बचेगा भाई, कितना बचेगा माइनस का 382 बचेगा। और यहाँ से आपके पास 2a का मान आएगा, सॉरी a का मान आएगा गुणा वाला भाग में चला जाएगा, माइनस का 382 बटा में कितना आएगा 2, और मैं कह सकता हूँ a बराबर -191। कितना आता होगा इसका -191। देखो एक बार जाएगा फिर 9 बार जाएगा फिर एक बार जाएगा, बिल्कुल सर। ये आया आपके पास a का मान। किसका मान आया आपके पास a का मान, और a का मान आ गया -191। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। हमने समीकरण 1 को 3 से गुणा करवाया, समीकरण 2 को 2 से गुणा कर, इसीलिए ताकि मेरा ये a जो है वो समान बन जाए, ये भी 6 बन जाए ये भी 6 बन जाएगा, दोनों घटा दिया। c का मान है, c का मान समीकरण उठा के 1 में रखा, तो कैलकुलेशन की a का मान आ गया। अब क्या करना चाहिए, अब आप थोड़ा ध्यान से देखो, आपको देखना पड़ेगा समीकरण संख्या 2 और समीकरण संख्या 4 को। ये रहा देखो, इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको करने के लिए b कहीं कर दो। क्यों? अगर मैं इस समीकरण को 3 से गुणा करवा दूं तो ये 6b बनेगा, और इस समीकरण को मैं किससे गुणा करवा दूं 2 से करवा दूं, ये भी 6b बन जाए और कैंसिल हो जाएगा। तो आपको लिखना है कि समीकरण 2 को 3 से गुणा वे, समीकरण 2 को 3 से गुणा वे समीकरण 4 को 2 से गुणा करके घटाने पर। थोड़ा जगह का भाई स्पेस कम है तो थोड़ा ध्यान रखना, आप चीज़ें समझ आना कि मैं जो लिख रहा हूँ आपको समझ आ जानी चाहिए। समीकरण 2 को मैं 3 से गुणा करवाऊँ, 3 से गुणा करवाऊंगा तो ये क्या बनेगा, ये 6b बनेगा, प्लस ये बनेगा 15d, और बराबर 0 से करो 0 ही होगा। और समीकरण 4 को 2 से करवा रहा हूँ, ये बनेगा 6b प्लस में ये बन जाएगा 16d, और बराबर 22 को 2 से करवाओगे तो ये बनेगा 44, और घटाना है माइनस माइनस माइनस, तो ये तो कैंसिल, -16d में से 15d जाएगा, माइनस का d बचेगा, और ये माइनस का 44 बचेगा। तो माइनस माइनस प्लस, d का मान कितना आ गया साहब 44। d का मान कितना आ गया 44। उत्तर माला एक बार आराम से चेक कर लें, कोई समस्या नहीं, बिल्कुल d का मान यही कह रहा है। d का मान क्या कह रहा है 44 कह रहा है। अब d का मान उठाकर कहाँ रख दो, समीकरण यहां रख दो, क्या दिक्कत है, कोई फर्क नहीं पड़े, किसी में रखो। आप लिखेंगे d बराबर 44, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। और समीकरण 2 क्या कह रहा था, समीकरण 2 आपके पास कह रहा है 2a प्लस 5d बराबर 0, सॉरी 2b कह रहा है ना, b का मान आएगा, तो 2b प्लस 5 गुणा d का मान 44 बराबर 0, 2b प्लस 5 20 और 2 22 220 बराबर 0। यहाँ से आप सोल्व करोगे तो 2b का मान आएगा माइनस का 220, और b का मान आ जाएगा माइनस का 220 बटा में 2, और b का मान आ जाएगा माइनस का 110। b का मान कितना आ जाएगा माइनस का 110। और अगर b का मान माइनस 110 आएगा तो मैं d यहाँ लिख रहा हूँ, आप नीचे लिख देना। आपके पास d क्या आएगा सा, d आपको निकालना था, a का मान लिखो, a का मान कहाँ है, देखो a का मान वो रहा माइनस का 191, ठीक है। और c का मान कितना, ये रहा 77। b का मान कितना है, b का मान वो आया देखो माइनस का 110, और d का मान कितना आया, वो आया 44। आप आंसर वाला मैच कर लें, आपका यही आंसर किताब में है जो मैंने आपको निकाला है, माइनस का 110, 77 और 44। मुझे नहीं लगता इस सवाल में कोई ज़्यादा दिक्कत है, जो बेसिक जानकारी दे रही। हाँ कैलकुलेशन बड़ी इसके अंदर, किताब वाले ने सीधे लिख दिया समीकरण 1 2 3 को हल करने पर
ए बराबर -191, बी बराबर ए -110, सी बराबर 77 और डी बराबर 44। ऐसा काम नहीं करना, काम पूरा सिस्टमेटिक तरीके से करना बेटा। तो काम क्या किया कि आपको एक डी ज्ञात करना था, मैंने डी मान लिया, ए बी सी डी मान लिया, 2/2 की माना क्योंकि सारी 2/2 के चल रहे हैं, ये माना। इसके बाद मुझे एक शर्त दी गई थी कि सी को डी से गुणा करो और ए को बी से गुणा करो, बट घटाओ। हमने गुणा करते गए, अवयवों की तुलना की, हमारे पास टोटल 4 समीकरण बने और विलोपन विधि लगाने के हिसाब से हमने समीकरण 1 को 3 से गुणा किया और समीकरण 3 को 2 से गुणा किया और ए को समान बना, ए समान बनते कैंसिल हो गए। सी का मान है, सी का मान उठाकर हमने समीकरण 1 में रखा तो ए का मान आया मेरे पास -191। फिर मैंने समीकरण 2 और 4 को खेल किया क्योंकि समीकरण 2 में बी और डी निकल जाएगा। तो समीकरण 2 को मैंने 3 से गुणा किया, समीकरण 4 को मैंने 2 से गुणा किया, तो 6b से 6b कट गया, डी का मान 44 आ गया। डी का मान 44 उठा के समीकरण 2 में रखा, बी का मान आ गया -110। और अगर मेरे पास ए बी सी डी आ गया, इसका मतलब अभी डी भी आ जाएगा। ये आपको नीचे लिखना, मेरे जगह नहीं उधर, आप नीचे लिख देना उसके। और इसका मतलब ए का मान रख दिया, फिर बी का रख दिया, सी का रख दिया, डी का आ गया, इसका मतलब अभी डी पूरा आ गया। उम्मीद है विविध का एक शानदार सवाल है, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, बिल्कुल भाषा आपको पूरी लिखनी है, आपको सॉल्यूशंस करना पड़ेगा ना। किताब वाले ने तो यहाँ के बाद मैं भी लिख देता समीकरण 1 2 3 से, ये उत्तर ये नहीं होगा ना, थोड़े दिनों बाद भूल जाओगे ना, समझना भी जरूरी। ठीक है, अब आराम से देखें, मुझे नहीं लगता उदाहरण नंबर 24 में किसी प्रकार कोई समस्या। ये पूरा 10th क्लास है कंप्लीट, कुछ भी नहीं। ये देखो सारा काम किया, इसके बाद पूरी 10th क्लास है, किससे गुणा करवाना, कैसे घटाना करना, सारा विलोपन विधि 10th क्लास के अंदर आ रखी है आपके। ठीक है, उम्मीद है आपके विविध के दोनों एग्जाम्पल आज की क्लास में बेहतरीन तरीके से सोल्व हो गए होंगे। मैं लाता हूं कल के लिए आपके विविध का सॉल्यूशंस 2 पार्ट में उसको करेंगे। पहले 5-6 सवाल जो भी जितने बनेंगे 2 पार्ट्स में उसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं जल्दी नए वीडियो में नए जोश और जुनून के साथ। तब तक आप विविध के दोनों एग्जाम्पल का रिवीजन कीजिए और विविध से पहले सारे कंसेप्ट एक बार 3.1, 3.2 और 3.3 और 3.4 के सारे कंसेप्ट आप पढ़ लें, क्योंकि विविध में मिक्स क्वेश्चन आने वाले सारे कंसेप्ट याद होंगे तो ही आप सवाल कर पाओगे। ठीक है, उम्मीद है लेक्चर पसंद आया होगा। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, थैंक यू।